Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of August 2021. तो गाइज आज है तारीख 13 अगस्त 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, अल्जीरिया को काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के क्राइसिस के बारे में चर्चा हो रही है। आपको मालूम होगा पिछले 1 से 1.5 महीने में अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कवर हो चुका है। वहाँ पर क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अफगानिस्तान के अंदर एक तरफ जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, इनकी सरकार है, वो खड़ी है, दूसरी तरफ वहाँ पर तालिबान खड़ा है जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तालिबान ने आज के टाइम पर लगभग आधे से ज़्यादा अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है। अभी भी यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश यह है तालिबान की जो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, उसके ऊपर भी कब्जा किया जा सके और साथ ही साथ पूरे अफगानिस्तान के ऊपर ये कब्जा कर सके, तो इसके ऊपर ये पूरी कोशिश जारी है और उसी को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं। अफगानिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो लड़ रही हैं तालिबान से, ऐसे विवाद चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी बीच यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल, काबुल ने ऑफर किया है किसको, तालिबान को, कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि शेयरिंग ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऑफर किया गया है। मतलब कि क्या है कि तालिबान क्या कर सकता है, अफगानिस्तान सरकार के साथ मिलकर पावर्स को शेयर कर सकता है और जो ये वायलेंस आज के टाइम पर हिंसा बना रहा है, पूरी तरह से हिंसा को क्रिएट किया जा रहा है, उसको कम से कम किया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा सोल्यूशन हो सकता है, आने वाले टाइम पर हम लोगों को देखने को मिले। बट अभी के लिए यहाँ पर एक प्रोपोजल रखा गया है जो अफगानिस्तान के गवर्नमेंट निगोशिएटर्स हैं कतर के अंदर, उनके द्वारा इन्होंने ऑफर किया तालिबान को एक पावर शेयरिंग डील। और यहाँ पर पावर शेयरिंग डील के बदले में जो अफगानिस्तान है वो सिंपल सा चाहता यही है वो कि ये जो फाइट है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और थोड़ी बहुत पावर चलो इनको भी मिल जाए, थोड़ी बहुत पावर जो है अफगानिस्तान गवर्नमेंट के पास में रहे। तो इससे क्या होगा, जो आज के टाइम पर इतना बड़ा वायलेंस क्रिएट हो रहा है, इतना बड़ा विवाद पूरा देखने को मिल रहा है अफगानिस्तान के अंदर, वो चीज़ यहाँ पर ख़त्म होती हुई नजर आएगी। क्योंकि आप देख ही सकते हो कि तालिबान ने लगभग अभी यहाँ पर बोला गया है थर्सडे में एक स्ट्रेटेजिक सिटी है गजनी, उसको भी कैप्चर कर लिया है, उसको भी सीज कर लिया है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे आपको सिटी देखने को मिल जाएंगे जिसके ऊपर कब्जा कर चुका है। प्लस तालिबान क्लेम करता है कि इन्होंने कैप्चर कर लिया है जो हेरत प्रोविंस अफगानिस्तान के अंदर, जो कि एक सबसे बड़ा आप कह सकते हो 3rd लार्जेस्ट शहर है अफगानिस्तान का, उसको भी यहाँ पे कब्जे में कर लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर पिछले सप्ताह में अगर बात करें लगभग 11 प्रोविंशियल कैपिटल्स के ऊपर जो है तालिबान कब्जा कर चुका है। तो आप समझ सकते हो कि किस तेज़ी से यहाँ पर ये अफगानिस्तान के अंदर जो ये तालिबान ऑर्गेनाइजेशन है किस तेज़ी से ये बढ़ रही है। तो इसको रोकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक छोटा सा सोल्यूशन यहाँ पर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की साइड से ये लाया गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रपोजल दिया है इन्होंने कि देखो होगा क्या, पावर को शेयर कर लो और पावर को शेयर करने के बाद यहाँ पर अगर क्या कहते हैं चीज़ों को सुधारा जा सकता है तो इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो छोटा सा आर्टिकल है, उसके बाद रीज़न बताया है कि देखो आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर क्यों कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट आज के टाइम पर लगातार बढ़ रहे हैं और मई से ही ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अफगानिस्तान के अंदर पहले यूएस के ट्रूप्स रहा करते थे और उन ट्रूप्स की वजह से अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा शांति बनी हुई थी। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है, यूएस ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया है और बहुत ज़्यादा मतलब 90% से ज़्यादा ट्रूप्स को वो विड्रॉ कर चुका है और आने वाले टाइम पर कंप्लीटली ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेगा। अब जब ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया गया है यूएस के द्वारा, तो उसके बाद अफगानिस्तान और जो है तालिबान, इन दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसको यहाँ पर एक छोटा सा रीज़न भी इसमें दे दिया गया है। नाउ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो अब जो ये वाला आर्टिकल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल को लगभग 3 से 4 बार कवर किया गया है, तो डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, एक मिनट इसको सही होने दो।
तो आपने कल से ही न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा खबर सुन ली होगी, वो ये है जो GSLV F10 है, ठीक है, जिसको अभी यहाँ पे छोड़ा गया था, वो फेल हो चुका है। इसरो का एक मिशन था, हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 इसको लॉन्च किया था, ठीक है। अब ये जो सैटेलाइट एक तरीके से ये फेल हो चुकी है, किस प्रकार से फेल हुई है मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखो इसके पीछे का रीज़न बोला गया है टेक्निकली एनोमली, यानी कि कोई यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये जो रॉकेट का क्रायोजेनिक अपर वाला स्टेज है ना, वो फेल हुआ है। देखो पूरा सिस्टम फेल नहीं हुआ, धीरे धीरे काम कर रहा था। पहला स्टेज पूरा पार कर गया, दूसरा स्टेज पूरा कंप्लीट हो चुका था, जैसे ही तीसरे स्टेज पर आए हैं, तीसरे स्टेज पर यहाँ पर आप कह सकते हो ये रॉकेट फेल होता हुआ नजर आया। और यहाँ पे आप कह सकते हो एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के लिए। बट कोई बात नहीं, हम लोग फिर से इसको ट्राई करेंगे और कुछ ही टाइम में हम लोग वापस से इसको लॉन्च करने वाले हैं। और इसका नाम ध्यान रखना क्या है, इसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसको हमने लॉन्च किया था, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर इस सैटेलाइट को बनाया गया था। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया था। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था सतीश धवन श्री जो स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा के अंदर, वहाँ से, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपका यूपीएससी GS पेपर 3 जो स्पेस टेक्नोलॉजी है पूरा का पूरा टॉपिक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर एक सेकंड हम लोग कवर करते हैं। स्क्रीन पर नीचे की साइड आपको दिख रहा होगा, ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये एक आप कह सकते हो कि ऐसी सैटेलाइट है जो कि अर्थ के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए वर्क करती है। लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये मिशन फेल हुआ है, तो यहाँ पे अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो लास्ट ईयर हुआ क्या था, अभी यहाँ पर इस सैटेलाइट का आप लोग नाम देख रहे होंगे, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 है, ठीक है। तो इससे मतलब इसका मतलब पहले 1 भी लॉन्च हो चुका है, बिल्कुल। देखो जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है 1 वाली, इसको भी हमने लॉन्च कर दिया था। और यहाँ पर ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट थी, जो कि काम करती है किसके साथ मिलकर, 2 और सैटेलाइट्स के साथ मिलकर काम करती है, रीसेट 2B और रीसेट 2BRI के साथ मिलकर यहाँ पे ये वर्क करती है। यहाँ पे हम लोग बात करें जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसका मेन काम क्या है। देखो अगर यहाँ पर ये लॉन्च होती, तो लॉन्च होने के बाद इसका मेन काम ये होता जो पृथ्वी के ऊपर एक तरीके से रियल टाइम डेटा देखता, ठीक है। खासकर अगर हम लोग बात करें जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जैसे कि फ्लड्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए, इनको यहाँ पे ट्रैकिंग करी जा सकती थी, इनको मॉनिटर किया जा सकता था, और उसके बाद यहाँ पे एक अर्ली वार्निंग दी जा सकती थी। ऐसा यहाँ पे काम किया जा सकता था इस सैटेलाइट के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो पूरे देश भर को ये 4 से 5 बार डेली बेसिस पर इमेजिंग इसकी कर सकता था। मतलब आप कह सकते हो हमारे पूरे इंडिया को ये 4 से 5 बार डेली बेसिस पर इमेज कर सकता था। और जितने भी यहाँ पे कोई भी अगर आप कह सकते हो नेचुरल डिजास्टर वाली चीज़ें आ रही हैं, तो उसके बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। उसके साथ यहाँ पर इसका काम ये भी होता, ये मॉनिटर करेगा वाटर बॉडीज़ को, क्रॉप्स को, वेजिटेशन हो गया, उसके बाद फॉरेस्ट कवर चेंजेस हो गए, तो इन सब को मॉनिटर करने के लिए भी यहाँ पर ये सैटेलाइट काम करता, ठीक है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम पर वापस इसको हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, कुछ ही टाइम में अब यहाँ पर इसको वापस से लॉन्च कर दिया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो और क्या बोला गया, ये जो रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स होते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इनके एडवांटेजेस ये होते हैं कि देखो जो वेदर होता है कभी कभी ख़राब होता है, जैसे कि मान लो फॉग हो गया, ठीक है, सनलाइट नहीं आ रही, तो फिर इसकी वजह से भी यहाँ पर क्या है, इमेजिंग के अंदर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यही फ़ायदा है इसका, जो रडार इमेजिंग है ये तब भी हाई क्वालिटी की पिक्चर्स वगैरह, जो हाई क्वालिटी की इमेजेस हैं वो प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर कोशिश रहती है ये रडार इमेजिंग के ऊपर। उसके बाद देखो और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, और भी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं वो भी लॉन्च करी गई हैं इसरो के द्वारा, तो मैंने उन सैटेलाइट्स को भी इंक्लूड कर दिया, तो आपको ध्यान रखना है। रिसोर्स सेट 2, ठीक है, कार्टोसेट हो गया 2B, रीसेट 1, ओशन सेट 2, तो यहाँ पे सारे नाम हैं, मतलब और भी वेरियस सैटेलाइट्स हैं जो कि इसरो ने लॉन्च किए हैं। तो मतलब आपको एक एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारी यहाँ पर मिल चुकी है। तो अब इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन बाहर तो हो नहीं सकता है। ओके नाउ अब यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है, ये जो फेल हुआ है ये क्या, ये रॉकेट फेल हुआ है GSLV F10। देखो यहाँ पे किस प्रकार से चीज़ें चल रही थी, मैं भी आप लोगों को पिक्चर के थ्रू दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग ये वाला पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये जो रॉकेट हो गया इसका ये फर्स्ट स्टेज हुआ, सेकंड स्टेज हुआ आप ऊपर वाला, फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये है क्रायोजेनिक अपर स्टेज। अब जो ये क्रायोजेनिक अपर स्टेज है ना, यही फेल हुआ है। देखो यहाँ पर ये पहला फेज आराम से काम कर चुका था, ये सेपरेट हो चुका था, दूसरा भी सेपरेट हो चुका, जैसे तीसरे पर आए ये चीज़ फेल मार गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो मिशन है कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हो अटकता हुआ नजर आया है। ओके नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको नजर आ रहा होगा, काफ़ी दिन हो गए हम लोगों ने एक बॉडी के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, तो आज चर्चा में आ चुकी है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे डेफिनेटली। तो जो ये NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन्होंने प्ली किया
एक तरीके से जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्ले किया गया है। बट ये देखो आर्टिकल ना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये जो एनजीटी बॉडी है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले यहाँ पर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन चुका है। तो ये क्या है, काफ़ी दिन हो चुके हैं डिस्कशन करे हुए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आर्टिकल, ये आपका जीएस पेपर 2 ट्रिब्यूनल्स स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब आप यूपीएससी का सिलेबस ओपन करोगे तो जीएस पेपर जब 2 का सिलेबस देखोगे तो वहाँ पर एक ट्रिब्यूनल का टॉपिक दे रखा है और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ का टॉपिक दे रखा है। और इसके नाम से ही पता चल रहा है ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो ये जो बॉडी है ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर में सेटअप किया गया था। और देखो ये जो एक्ट है इसको इसलिए लेकर आया, इस बॉडी को इसलिए बनाया गया ताकि हम लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, और भी बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर हमारा काम था कि हम लोग इस एनजीटी को लेकर आए। और जिस प्रकार से हमने एनजीटी को एस्टेब्लिश किया, इसी के साथ भारत दुनिया भर में तीसरी कंट्री बन चुका था जिसने कुछ ऐसा स्टेप उठाया है एनवायरमेंट को लेकर। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये पहले दूसरी कंट्री थी जिन्होंने यहाँ पर एनवायरमेंट को लेकर कुछ इस प्रकार की बॉडी को एस्टेब्लिश किया था। बात करते हैं एनजीटी की, तो यहाँ पे इसको अब देख पाओगे इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। प्लस इसके बाद और भी बहुत सारे ऑफिसेस हैं जैसे कि भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई के अंदर। एनजीटी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखो ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसके स्ट्रक्चर यानी कि इस बॉडी के अंदर कौन कौन रहता है। तो इस ट्रिब्यूनल के अंदर एक चेयरपर्सन होता है और जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो कि 5 साल की टर्म तक यहाँ पे आप कह सकते हो इसको स्टे करते हैं। 5 साल तक ये लोग रहते हैं और उसके बाद इनको रीअपॉइंट नहीं किया जाता। अब बात करते हैं चेयरपर्सन की, तो चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है, तो वो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बातचीत करती है, कंसल्टेशन करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। देन उसके बाद यहाँ पर एनजीटी के चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि चेयरपर्सन के अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, तो एक सिलेक्शन कमेटी यहाँ पे बनाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस कमेटी के थ्रू जो है बाकी सारे जो जुडिशियल मेंबर्स हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। और इसका मेन काम मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, मेन काम है एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देने का। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक आर्टिकल आप लोगों को ये वाला दिख रहा होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, देखो बहुत सारे लोगों ने पहले भी पूछा था तो मैंने सोचा आज न्यूज़ में कवर है तो हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर लें। ये मॉइस्ट होते क्या हैं, अभी ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि लगभग 6 मॉइस्ट इन्वॉल्व थे लगभग 127 ऑफेंसेस के अंदर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो वो सरेंडर कर चुके हैं। सरेंडर किया है तो ऐसा यहाँ पे चर्चा हो रही है। अब देखो है क्या एग्जैक्टली, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये जो मॉइस्ट है, या फिर आपने सुना होगा नक्सल, ठीक है, नक्सलिज्म सुना होगा, या फिर आपने सुना होगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो यहाँ पर ये क्या है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो है इसका। तो जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे आप लोग बहुत सारे टॉपिक्स देख पाओगे क्योंकि सिलेबस के अंदर डायरेक्टली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म करके टॉपिक दे रखा है। तो अगेन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है न्यूज़पेपर का। तो ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ये एग्जैक्टली होता है क्या, ये माओइज्म ये होता क्या एग्जैक्टली, तो हम लोग बात करते हैं। देखो ये जो LWE है इसको मॉइस्ट ही बोला जाता है, यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कौन होता है, ये मॉइस्ट ही होते हैं। और मॉइस्ट जो है दुनिया भर में जो मॉइस्ट वर्ड है ये पॉपुलर है। और इसी को लेकर अगर इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर ये नक्सल्स के थ्रू पॉपुलर है। मतलब चाहे वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे वो मॉइस्ट हो, चाहे वो नक्सल्स हो, सब यहाँ पर एक ही देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब आप कह सकते हो कि जो नक्सलिज्म है ये वर्ड यूज़ होता है इंडिया के अंदर। तो ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से है, तो देखो एक गांव था नक्सलबारी, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के अंदर, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी और वहीं से जो है यहाँ पर ये नक्सलिज्म शुरू होता हुआ नज़र आया है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है, ये जो मूवमेंट है ये आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न इंडिया के अंदर, जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स है ना वहाँ पर ये नक्सलिज्म सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, यहाँ सभी जगह पर सबसे ज़्यादा नक्सलिज्म देखने को मिलता है। इवन छत्तीसगढ़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे हमारे जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे इस नक्सलिज्म अटैक के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जो इनका जो आइडियोलॉजी ना वो बहुत ही अलग होती है। इनकी आइडियोलॉजी यही होती है कि हम लोग क्या करें, जो स्टेट है उसकी पावर सारी इनके हाथ में आ जाए, ये अपने हिसाब से पूरी स्टेट को चलाएं। ठीक है, और एक तरीके से तो इनको जो ये माओइज्म है ना ये एक तरीके से कम्युनिज्म का फॉर्म है। और कम्युनिज्म वाले की सोच क्या होती है, जो स्टेट पावर है उसको कैप्चर करना और एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपने अंडर में सारी चीज़ें लेना। सरकार कौन है कौन नहीं है कुछ नहीं पता, यहाँ पर सरकार की कुछ नहीं सुनना, अपने हिसाब से यहाँ पर ये लोग काम करना जानते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो
ये जो कॉन्सेप्ट है ना माओइज्म का, ये डेवलप किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम है माओ से तुंग। ओके, तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, इसके बारे में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बट उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। वो व्यक्ति कौन है, यहाँ पे आप लोग ये वाला पिक्चर देख सकते हो। तो ये जो माओ जेडोंग है, ये एक तरीके से जाना जाता है एक चेयरमैन के थ्रू। यहाँ पे चेयरमैन है कहाँ का, माओ का। एक तरीके से ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी भी इसको बोला जाता है, ठीक है, जो कि फाउंडिंग फादर है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का। तो माओइज्म की शुरुआत यहीं से हुई थी, इसी व्यक्ति के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो ये माओइज्म है, नक्सलिज्म है या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप देख पाओगे इंडिया का मैप है, इंडिया के अंदर ये जो रेड कॉरिडोर वाले एरियाज देखने को मिल रहे हैं, ये रेड कॉरिडोर वाले वो जगह हैं जहाँ पर नक्सलिज्म का जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नक्सलिज्म देखने को मिल जाएगा। और ये हाईली इफेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़ देखने को मिल जाएगा, झारखंड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप कह सकते हो जो ऑरेंज वाले एरियाज़ हैं ये मॉडरेटली अफेक्टेड हैं, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि हाँ नक्सलिज्म काफ़ी हद तक है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो यहाँ पर भी आपको नक्सलिज्म देखने को मिलेगा। और लीस्ट अफेक्टेड स्टेट्स कौन से, जहाँ पर सबसे कम है नक्सलिज्म, तो ये ओडिशा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये मध्य प्रदेश देखने को मिल जाएगा, इधर आपको केरला देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ सभी जगह पर सबसे कम है। फिर उसके बाद ये जो ब्लू वाले एरियाज़ हैं ये कौन से हैं, ये ब्लू वाले एरियाज़ ऐसे हैं जो कि अभी नए एरियाज़ है जहाँ पर मॉइज़म अभी नया नया आया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, ये न्यूली अफेक्टेड एरियाज़ हैं, मॉइस्ट एक्सपेंशन है। तो आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है लगातार बनते रहते हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट पेज पे एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक लैंडस्लाइड हुई है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा चिंता वाली सिचुएशन बन चुकी है। अब ये आर्टिकल एडिटोरियल पर भी आया है, तो मैं वहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पर दो जगह डिस्कस करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, वहाँ पर हम लोग इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल आपको छोटा सा ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो इंडिया है वो एक तरीके से कह रहा है कि हम लोग सारे नेसेसरी स्टेप्स उठाने वाले हैं, जो कि अफगान हिंदूज़ हैं, सिख्स हैं, उनकी सेफ्टी को लेकर, ठीक है, उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जो इंडिया है वो बहुत सारे नेसेसरी स्टेप्स उठाएगा, ऐसा यहाँ पे इंडिया का स्टेटमेंट है। क्योंकि क्या चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर वो आपको मालूम है, जैसे मैंने अभी आपको पेज नंबर 1 पे बताया कि अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। उसकी वजह से जो भी अफगान हिंदूज़ हैं, अफगान सिख्स हो गए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए इंडिया वर्क करता हुआ नज़र आएगा। ओके, देन उसके बाद और क्या है, आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉलिटिकली जो है इन्फ्लुएंस्ड आर्टिकल देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको इन सबको स्किप करना है। जब इंपॉर्टेंट होगी चीज़ें तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, बट अभी के लिए आपको ये सब चीज़ों को स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख पाओगे एक आर्टिकल ये वाला है, अभी हम लोगों ने इसको भी पेज नंबर 1 पे डिस्कस किया है। वो क्या है, सैटेलाइट मिशन था और इसके 2 स्टेज पूरे हो चुके थे, लेकिन जैसे यहाँ पे थर्ड स्टेज पर पहुँचे वो फेल हो गया। थर्ड स्टेज मैंने आपको बताया ये रॉकेट है, ठीक है, GSLV F10। अब क्या है, इसका पहला स्टेज पूरा हुआ, दूसरा स्टेज पूरा हुआ, जो तीसरा स्टेज था क्रायोजेनिक अपर स्टेज वाला वो फेल हो गया, वो सही से वर्क नहीं कर पाया। उसकी वजह से एक तरीके से जो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 थी, ये मिशन हमारा पूरा तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। लेकिन कोई बात नहीं, इसको आने वाले टाइम पर हम लोग डेफिनेटली सक्सेसफुल करने वाले हैं, कुछ ही टाइम में वापस से इसको रीलॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पर फेलियर के कॉजेस यहाँ पर क्या है, तो मैं अच्छा यहाँ पे वापस से वही चीज़ रिपीटेड बता दी गई है जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। मैंने अभी पिक्चर के थ्रू क्लियर किया था, फर्स्ट स्टेज पूरा हुआ, सेपरेट हो चुका था। थर्ड जो सेकंड स्टेज है वो भी बिल्कुल प्रॉपरली सेपरेट हो चुका था बिना किसी ग्लिच के, लेकिन थर्ड स्टेज के अंदर कुछ ग्लिच आया जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो है मिशन है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। उसके बाद यहाँ पर जो अगर आप लोगों को इसकी वीडियो वगैरह देखनी है तो वो वीडियो प्रेजेंट है, यूट्यूब चैनल है एक रॉकेट ज्ञान, वहाँ पर ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी किस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें कंडक्ट हुई हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये बन जाता है। और जितनी भी इस आर्टिकल के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी सैटेलाइट के बारे में, ये और भी वेरियस सैटेलाइट्स हैं जो कि हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रखा है, वो सब मैंने अभी आप लोगों को पेज नंबर 1 पे नोट्स फॉर्म में दे दी हैं नीचे की साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो एक छोटा सा आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा, चर्चा हो रही है, स्ट्रेस्ड हेल्थ केयर वर्कर्स टर्न टू निमहंस हेल्पलाइन। अब यहाँ पर ये मतलब क्या है, देखो सबसे पहले आपको समझना होगा इस निमहंस के बारे में, ठीक है। निमहंस क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है। आप कह सकते हो बेंगलुरु के अंदर है, आपने इसको नाम से ही देख लिया होगा। ये कहीं ना कहीं माइंड को लेकर यानी न्यूरोलॉजी को लेकर वर्क करता है, मेंटल हेल्थ को लेकर वर्क करता है।
तो यहाँ पर बोला गया कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हुई है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ सोच साच के यहाँ पर आप कह सकते हो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट या बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो उनकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हुआ है उनको कोविड-19 की वजह से। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आए, जो ये निमहंस है। और ये निमहंस का मेन काम क्या है? निमहंस का मेन काम यही है कि जो व्यक्ति मेंटली आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है इस कोविड-19 की वजह से, उसको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, जब उसको ज़रूरत हो उसको यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना ताकि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ जो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं उन लोगों को कोविड-19 की वजह से। तो इसका इम्पैक्ट जो है ख़त्म करने के लिए निमहंस को लाया गया है, जो कि फोकस करेगा एक तरीके से लोगों की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। और आप कह सकते हो कि अभी यहाँ पर मेंटल हेल्थ को लेकर लगभग 13,451 कॉल रिसीव करी गई हैं इस ग्रुप के द्वारा। मतलब इतने लोग हैं जो कि मेंटल हेल्थ को लेकर परेशान हैं, जो कि कहीं ना कहीं कोविड की वजह से इस मेंटल हेल्थ को लेकर यहाँ पे दिक्कत में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्होंने इतनी कॉल्स करी हैं और लगभग मार्च 2020 से ये चीज़ शुरू हुई है और अभी तक आप देख पाओगे कि इतने लोग जो है काफ़ी हद तक परेशान है। तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने के लिए एक तरीके से यहाँ पर ये निमहंस वर्क करता हुआ नजर आता है। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान रखना है। फुल फॉर्म इसकी मैं फिर से बता देता हूँ, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये है अगला आर्टिकल, चर्चा हो रही है क्वाड ऑफिशियल्स के बारे में। अब देखो ये क्वाड रिलेटेड सिक्योरिटी डायलॉग, ये क्वाड ग्रुप क्या है आपको मालूम है, बहुत बार हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। अभी आर्टिकल में चर्चा ये हो रही है जो क्वाड के ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि डिस्कस कर रहे हैं कि एक समिट वगैरह को होल्ड करने के लिए। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, एक सीनियर ऑफिशियल्स हैं कहाँ के क्वाड के अंदर कितनी कंट्री है? क्वाड के अंदर 4 कंट्री, क्योंकि क्वाड का मतलब ही है ऐसी शेप जिसकी 4 साइड हो। ठीक है, अब 4 साइड हो तो ऐसी कौन कौन सी कंट्री हैं? वो एक आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा, दूसरा इंडिया है, तीसरा जापान हो गया, चौथा यूएस हो गया। तो ये चारों कंट्रीज़ हैं क्वाड के अंदर, आपको ध्यान रखना है। इनके बीच में अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है थर्सडे में, और ये जो फर्स्ट क्वाड मीटिंग है हुई है अभी मार्च के बाद से, क्योंकि मार्च में एक मीटिंग हुई थी, हमने काफ़ी डिस्कशन भी किया था मार्च के टाइम पर। मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया था इस क्वाड की मीटिंग को लेकर, आपको याद होगा थंबनेल ही मैंने क्वाड को लेकर लगाया था। ठीक है, क्या क्या डिस्कशन हुआ है सब कुछ हमने बातचीत करी थी। लेकिन अभी यहाँ पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होल्ड करी गई है। अब यहाँ पे कोशिश है कि आने वाले टाइम पर एक और मीटिंग हेल्ड करी जाए और सितंबर तक जो है एक मीटिंग हो सकती है इन क्वाड ग्रुप्स के अंदर। ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं अलग अलग जगह के, एक तरीके से जो भी लीडर्स हैं चारों कंट्रीज़ के, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा। तो ये सब जो है मिलेंगे सितंबर में इस साल, और जो है फिर उसके बाद यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो मीटिंग होगी इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन होगा। अब देखो यहाँ पर जब भी क्वाड की मीटिंग हो रही है तो 2-3 इशू तो बिल्कुल यहाँ पर फेमस है जो कि होंगे कंपलसरी हैं। सबसे पहली बात, चाइना को लेकर बातचीत होगी, बिल्कुल चाइना को लेकर टैकल किया जाएगा। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना अपने डिस्प्यूट्स मतलब चाइना अपना जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाता हुआ नजर आएगा, उस चीज़ का मुद्दा देखा जाएगा। तीसरा आपको देखने को मिल जाएगा चाइना के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है जिनजियांग वाले रीजन में, उइगुर मुस्लिम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है चाइना। ठीक है, तो वो वाला मुद्दा देखा जाएगा। तो मतलब जो डिस्कशन होगा कहीं ना कहीं चाइना को टैकल किया जाएगा। चाइना के बाद जो क्वाड है इसका मेन फोकस रहने वाला है इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, कि जो चाइना है वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपना बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाता है, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आज के टाइम पर बहुत सारी जगह पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट क्या, जैसे कि म्यांमार के अंदर आपको मालूम होगा, म्यांमार के अंदर लगभग 1 फरवरी से, इस साल के 1 फरवरी से लगातार कॉन्फ्लिक्ट है, जो मिलिट्री है उसने कब्जा कर रखा है, उसके बारे में चर्चा होगी। तो यहाँ पर उसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट वो है कोविड वैक्सीन। ठीक है, कोविड के बारे में चर्चा होगी। तो यहाँ पर ये सारे इश्यूज़ हैं। ठीक है, इतना हम लोग खुद आराम से दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ इन चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी। चाइना को तो पक्का जो है क्वाड की मीटिंग हो रही है तो घसीटा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल है जिसमें चर्चा हो रही है कॉमन सर्वे किया जाएगा ताकि जो एलिफेंट्स और टाइगर्स हैं उनको काउंट किया जा सके। अब यहाँ पर ये जो सर्वे है इसमें हम लोग को पता चलेगा पॉपुलेशन बढ़ी है या कम हुई है। अभी यहाँ पर ये लास्ट सर्वे कब हुआ था अभी हम लोग देखेंगे इसको, तो दिसंबर में, लगभग यहाँ पर दिसंबर से बात करें तो इंडिया एक नए सिस्टम की तरफ बढ़ेगा जहाँ पर टाइगर्स और एलिफेंट्स को काउंट किया जाएगा एक सर्वे के थ्रू। जो टाइगर सर्वे है वो यूजुअली 4 साल में एक बार होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 4 साल में एक बार यहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, टाइगर सर्वे होता है। और एलिफेंट सर्वे 5 साल में एक बार होता है। अब यहाँ पर जो रिसेंट सर्वे हुआ है वो 2018-19 के अंदर सर्वे हुआ था टाइगर वाला, और उसके अंदर पता ये चला था 2997, लगभग 2997 टाइगर्स हैं इंडिया के अंदर।
और जो एलिफेंट सर्वे हुआ था वो 2017 के अंदर हुआ था, और वहाँ पे जो एलिफेंट्स की जनसंख्या थी वो यहाँ पे सर्वे के अंदर पता चली है लगभग 29,964 एलिफेंट्स हैं इंडिया के अंदर, ये इन सर्वेज ने बताया था। अब यहाँ पे इनका टाइम पूरा हो रहा है, तो अब हमारे नए सर्वे आने वाले हैं। नए सर्वे के अंदर हम लोग को नई नई चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर नई नई पॉपुलेशन निकल कर आएगी। हो सकता है यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला हो, लेकिन हो सकता है यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो, और क्या बोला गया है कि आज के टाइम पर हमें सर्वे के अंदर एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी है, ठीक है, क्योंकि हमने जो टाइगर का सर्वे किया है वो पता है कैसे किया है, आपको मालूम होगा टाइगर की सर्विंग कैसे होती है, टाइगर की पॉपुलेशन कैसे देखी जाती है। सर्वे करा जाता है, कैमरा ट्रैपिंग करी जाती है, कैमरेज लगे हुए होते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे पता लगाया जाता है कि हाँ कितनी पॉपुलेशन है टाइगर की, या फिर उसके कैमरे के माध्यम से जो है आप कह सकते हो ये सर्विंग की जाती है, ठीक है। और बात करें एलिफेंट की सर्वे, तो एलिफेंट को इजीली यहाँ पर डायरेक्टली काउंट किया जाता है, डायरेक्टली यहाँ पर काउंटिंग के थ्रू एलिफेंट्स की सर्विंग होती है, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब यहाँ पर हो सकता है हम लोग इन टेक्निक्स के अंदर भी बदलाव करें, और जो है आने वाले टाइम पर नए मेथड्स का इस्तेमाल करें, और फिर उसके बाद हम लोग को पता चले कि हाँ कि जो पॉपुलेशन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है अब, ठीक है। अब तो अभी बेसिकली बात ये हो रही है, नए सर्वेज आएंगे तो उसके बाद जो है एलिफेंट्स और टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो नई तरीके से हम लोग को देखने को मिलेगी। उसके बाद एक और छोटा सा आर्टिकल है साइड में दुबका हुआ, बट इंपॉर्टेंट है। इंडिया और सऊदी अरेबिया ने मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज को शुरू कर लिया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, देखो अब इस एक्सरसाइज की जो डिटेल्स है वो आपको 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, बट अभी शुरुआत हुई है इस एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज का नाम है अल मोहिद अल हिंद, ओके, ध्यान रखना है। ये थर्सडे में जो है एक तरीके से अंडरवे जा चुका है, और ये यहाँ पर जो नेवी फोर्स है, हमारे इंडियन नेवी हो गई और सऊदी अरेबिया की नेवी हो गई, ये मिलकर काम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली बात है, जब यहाँ पर दो कंट्री की एक्सरसाइज होती है, दो कंट्री की जब यहाँ पर ये अभ्यास हो रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, दोनों कंट्रीज़ के जो नेवी ऑफिसर्स है वो अपनी टेक्निक सिखाएंगे। जैसे कि इंडिया के पास कुछ यूनिक चीज़ है, वो यहाँ पे वो उसको बताएगा सऊदी अरेबिया वाले को, सऊदी अरेबिया के कुछ उसके पास कुछ यूनिक टेक्निक्स हैं तो वो यहाँ पर इंडिया को बताएगा। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं एक्सरसाइज के अंदर। डेफिनेटली जब भी अभ्यास होता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर करी जाती हैं, और एक तरीके से आप कह सकते हो दोनों कंट्रीज़ का जो कोऑपरेशन है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, खासकर डिफेंस सेक्टर के अंदर तो इनका कोऑपरेशन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो अगेन अफगानिस्तान को लेकर चर्चा है कि अफगानिस्तान को जो है, अब यहाँ पे जो अफगान्स हैं, अफगानिस्तान के अंदर जो भी अफगानीज़ हैं उनको अपने आप को खुद को बचाना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर यूएस का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बचाना क्यों पड़ेगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने अभी पेज नंबर 1 पे बताया था। तो पूरे मतलब रोज़ाना न्यूज़पेपर के अंदर ये इशू कवर किया जा रहा है। अभी मैंने आपको पेज नंबर 1 पे भी बताया है कि क्या सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो यूएस का स्टेटमेंट है भाई, अफगानिस्तानी जो भी अफगानीज़ हैं वो अपने आप को खुद को उन्हें बचाना चाहिए, तभी यहाँ पर चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। और इसी चीज़ को देखते हुए जो ट्रंप साहब है, डोनाल्ड ट्रंप, ये ब्लेम कर रहे हैं जो बाइडन को। और जो बाइडन को क्यों ब्लेम किया जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि बाइडन ने एक तरीके से बहुत जल्दी मचा दी है यूएस के ट्रूप्स को विड्रॉ करने में, और बहुत तेज़ी से यहाँ पर यूएस के ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया। एक ठोस जो है सोल्यूशन वहाँ पर रखा नहीं अफगानिस्तान के अंदर। एक ठोस सोल्यूशन रखने के बाद जो है यहाँ पर अगर जो बाइडन विड्रॉ कर दे तो ऐसी चीज़ें ना देखने को मिलती। ऐसा यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका भी बिल्कुल सेम ही कहना है कि जो बाइडन ने बहुत जल्दी मचा दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बहुत बुरे क्राइसिस क्रिएट हो चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यूएस यहाँ पर एक तरीके से पाकिस्तान का स्टेटमेंट है। पाकिस्तान यहाँ पे क्या बोलता है कि जो यूएस का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इंडिया के साथ देखने को मिलेगी, पाकिस्तान के साथ इतनी देखने को मिलेगी नहीं, पाकिस्तान को कुछ समझता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर आप देख पाओगे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है इनका स्टेटमेंट है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उन्होंने बोला है वाशिंगटन जो है पाकिस्तान को कुछ समझता ही नहीं है। एक तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं इसको लेकर यहाँ पे पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ कर सकता था, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। इनका मानना है ऐसा। लेकिन है क्या कि आज के टाइम पर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूएस की वो भारत के साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत के साथ बढ़ी हुई है। अब यहाँ पर वापस से वही चीज़ें बताई गई हैं कि जो यूएस है उसने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया है, अपने नेटो ट्रूप्स को विड्रॉ किया है, और 31 अगस्त तक जो है ये कम्प्लीटली विड्रॉ करने वाले हैं। मतलब इस महीने के बाद हो सकता है अफगानिस्तान के अंदर और भी ज़्यादा बवाल क्रिएट होता हुआ नजर आए। अभी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि कितना ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बट यहाँ पर आने वाले टाइम पर हो सकता है और भी दिक्कतें क्रिएट होती हुई नजर आएँ। तो 20 साल बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। 20 साल तक यूएस के ट्रूप्स जो हैं वहाँ पर रहे, लेकिन अब 20 साल बाद जो है ये सबका सब विड्रॉ करते हुए नजर
नजर आएंगे। लेकिन बोला ये गया है पाकिस्तान भी इसके अंदर कुछ ना कुछ सोल्यूशन कर सकता था, बट यहाँ पर पाकिस्तान को पीछे हटा दिया गया है। और हटाना भी चाहिए, क्यों नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा रिसेंटली अगर आप लोग ट्विटर वगैरह से वाकिफ हो तो वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर लगभग पाकिस्तान सैंक्शन करके एक तरीके से चीज़ें ट्रेंडिंग में हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाने की बातचीत करी जा रही है। क्योंकि हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर जो तालिबान है, इसका जो रोल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है अफगानिस्तान के अंदर, उसके पीछे कहीं ना कहीं आप देख पाओगे पाकिस्तान का भी पूरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो फिर इसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से सैंक्शन लगाने की बातचीत भी करी गई थी ट्विटर के ऊपर। अब देखते हैं जैसे जैसे सिचुएशन सुधरेगी अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का क्या होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर बिजनेस सेक्शन पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, इस वजह से मैंने किसी आर्टिकल को हाईलाइट किया नहीं है। और स्पोर्ट्स सेक्शन में भी कोई ऐसा आर्टिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ओके, अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो एडिटोरियल पर भी ज़बरदस्त एडिटोरियल नहीं है कि मतलब आपको कुछ नया सीखने को मिले, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। सारी बातें आपको जानने वाली हैं, सारी बातें वही हैं जो कि आप लोगों को पता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आज साउंड में दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा सा यहाँ पर कोल्ड हो रहा है, उसकी वजह से। यहाँ पे एक आर्टिकल है, हिमाचल प्रदेश के अंदर लैंडस्लाइड हुई है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्या हुआ है, उसके बाद लैंडस्लाइड कैसे होती है, क्यों होती है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसके हिसाब से आप कह सकते हो इस आर्टिकल के रिगार्डिंग सभी लोग वाकिफ होंगे। कोविड-19 और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या हाल हो चुका है। आपको मालूम होगा कोविड के बाद जो है स्कूल्स वगैरह बंद हो गए, क्या दिक्कत हुई है, पुअर लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है, ऑनलाइन आने में टीचर्स को दिक्कत हुई है, बच्चों को दिक्कत हुई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, वही चीज़ें जो कि आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो इसके रिगार्डिंग मतलब बहुत सारे लोगों ने नोट्स वगैरह काफ़ी सारे बना रखे होंगे, वही चीज़ यहाँ पर रिपीटेड है। कोई बात नहीं, एक बार देख लेंगे हम लोग, इसको भी ओवरव्यू ले लेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर मानसून सेशन चला है, मानसून सेशन कुछ इतना इफेक्टिव काम करता हुआ नज़र नहीं आया है, ऐसा यहाँ पे ऑथर का कहना है। बहुत सारे बिल्स पास करे गए हैं और वो इफेक्टिवली पास नहीं करे गए हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल दे रखा है, इसरो का जो रॉकेट है वो यहाँ पर फेल हो चुका है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने अभी पेज नंबर 1 पे देखा, फिर पेज नंबर 8 पर देखा, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा है, ठीक है। जो भी यहाँ पर जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, एक मिशन था इसरो का, वो फेल हो गया है, तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इस आर्टिकल को नहीं देखेंगे। सारी डिटेल जितने भी नोट्स हैं वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बता ही चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो फ्राइडे है, फ्राइडे में आपको ये इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अगले पेज पर। तो इंटरव्यू आप लोग जाकर ये पढ़ सकते हो, 2 व्यक्ति का इंटरव्यू है, फ्राइडे में इंटरव्यू ही पोस्ट होता है। चलो अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो ये वाला जो आर्टिकल है ये बात करता है हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है एक लैंडस्लाइड, और लैंडस्लाइड की वजह से लगभग 14 लोगों की जान जा चुकी है। और आप कह सकते हो बहुत सारे टूरिस्ट थे, और क्या है कि ऊपर से बोल्डर गिरा है, व्हीकल्स के ऊपर बोल्डर गिरा। अब जैसे व्हीकल्स के ऊपर बोल्डर गिरा तो उसकी वजह से व्हीकल्स भी डैमेज हुए, प्लस उसके बाद यहाँ पे लोगों की जान भी गई है। 60 लोग अभी भी मिसिंग है, वो नहीं मिल रहे हैं, कहाँ पर है एग्जैक्टली वो लोग, ठीक है। जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस हैं वो सब लगे पड़े हैं रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि आप समझ ही सकते हो क्या दिक्कत क्रिएट हो रही है। तो उसकी वजह से आप कह सकते हो जो ये लैंडस्लाइड है इसके पीछे का कारण एक हैवी मानसून रेनफॉल भी देखने को मिल जाएगा। और आजकल के टाइम पर भारत के अंदर ये लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में आप देखने को मिली है, इससे पहले मुंबई में देखने को मिली थी, और महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सारा डैमेज हुआ, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, लोगों के घर गिरे, घर के ऊपर लैंडस्लाइड हुई है, और उसकी वजह से भी लोगों की जान गई थी। तो आप देख सकते हो इंडिया के अंदर ये लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये लैंडस्लाइड एग्जैक्टली होती कैसा है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है और कितने लोग मरे हैं, और ये सारी चीज़ें आपसे प्रोसेस पूछा जाएगा, क्योंकि जो लैंडस्लाइड का प्रोसेस है ये आपके सिलेबस का पार्ट है। यूपीएससी जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के अंदर इसको कवर किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखो रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चा में था, ये तो अभी चर्चा में आया है, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा चर्चा में देखने को मिला है। हैवी रेन की वजह से बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है भारत के अंदर बहुत सारे राज्यों के अंदर ये लैंडस्लाइड देखने को मिली है। ज़्यादातर ये भारी भरकम बारिश की वजह से देखने को मिली है। लैंडस्लाइड का सीधा सा मतलब क्या होता है, देखो लैंडस्लाइड को डिफाइन किया गया है एज अ मूवमेंट ऑफ रॉक एंड डेब्रिस। मान लो यहाँ पर ये चट्टान है, ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ। ये चट्टान है, यहाँ पर चट्टान क्या हुआ, इतनी चट्टान टूट कर क्या हो गई, नीचे गिर गई। तो ये जो रॉक है इसका नीचे गिर जाना, और जो मलबा वगैरह है उसका सबका नीचे ढह जाना, उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। अब नीचे जो भी बना हुआ है चीज़ें उसको नुकसान होगा, प्लस जो यहाँ पर ये इसके ऊपर थी चीज़ें यहाँ पर इसको भी नुकसान होगा।
ये चीज़ें यहाँ पर लैंडस्लाइड के अंदर देखने को मिल जाती हैं। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कॉज ये भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नीचे क्या होता है, नीचे से ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। आप ऊपर कुछ चीज़ कुछ कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे वो वापस से नीचे आएगी आएगी, है ना, वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, उसकी वजह से भी यहाँ पर ये लैंडस्लाइड होती हुई नजर आती है। तो आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया क्या क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि लैंडस्लाइड जो होती है इसके पीछे के कारण, तीन बहुत बड़े बड़े कारण हैं। वो है, एक है जियोलॉजी, दूसरा है मॉर्फोलॉजी, तीसरा है ह्यूमन एक्टिविटी, और चौथा यहाँ पे ऐड कर लो नेचुरल डिजास्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होती हुई नजर आती है। पहले हम कवर करेंगे जियोलॉजी को। देखो, जियोलॉजी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, जब यहाँ पर ये रॉक है, रॉक क्या हो गई, ये कमज़ोर हो गई। ठीक है, कमज़ोर हो गई, फ्रैक्चर्ड हो गई। कमज़ोर फ्रैक्चर्ड होने के बाद चटक गई, उसके बाद क्या होगा, ये टूटकर नीचे की साइड गिर जाएगी, क्योंकि नीचे से ग्रेविटेशन फोर्स ऑलरेडी लग रही है। ठीक है, तो क्या होगा, इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी। उसके बाद दूसरी स्टेज होती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होता है, मान लो यहाँ पर ये जो है, ये एक तरीके से रॉक पूरी यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये रॉक है। ठीक है, अब क्या है ना, इसके ऊपर पेड़ वगैरह लगे पड़े हैं। ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से वेजिटेशन बना हुआ है। अब क्या है कि जब आप पेड़ को काट दोगे, वहाँ से सारा तुमने वेजिटेशन खराब कर दिया है, तो इससे क्या होगा, पेड़ जब लगा हुआ था तो पेड़ की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं, जो ये पूरा लैंड है इसको कैप्चर करके रख रखा था, लैंड को जकड़ के रख रखा था इस पेड़ की जड़ ने। लेकिन अब क्या हुआ, जब पेड़ को उखाड़ दिया आपने, सारा वेजिटेशन वहाँ का बर्बाद कर दिया है, तो क्या होगा, तब भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी कि ये जो लैंड है वो बैरन लैंड हो चुका है, प्लस जो है यहाँ पर कमज़ोर हो चुका है, वो भी ढह जाएगा नीचे, उसकी भी लैंडस्लाइड देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जब आप वेजिटेशन को खत्म कर दो, वेजिटेशन क्या करता है, एक सॉइल को होल्ड करके रखता है, लेकिन जब आप वेजिटेशन खत्म कर दोगे तो उससे क्या होगा, सॉइल ढह जाएगी नीचे की साइड। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिलता है। देखो, ह्यूमन एक्टिविटी तो हर चीज़ के अंदर सबसे ऊपर ही है। ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस वाले एरिया में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिजॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाता है, एग्रीकल्चर हो रहा है, उसकी वजह से भी आप कह सकते हो ये लैंडस्लाइड देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं, इसके अंदर आप लोग नेचुरल डिजास्टर भी ऐड कर सकते हो। नाउ बात करते हैं कौन से रीजन है, यानी दुनिया भर में कौन से एरियाज है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है। तो मैं आपको कॉन्टिनेंट वाइज बताऊँ तो एशिया है। एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है, और एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा डैमेज वगैरह देखने को मिला है लैंडस्लाइड की वजह से। और साउथ एशियन वाले नेशन के अंदर बात करें तो इंडिया जो है मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है लैंडस्लाइड की वजह से। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन ये है, क्या लैंडस्लाइड को कम नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, इसको कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे कम करने का पहला यहाँ पर सोल्यूशन ये है कि जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ठीक है, जो भी आप कह सकते हो, रॉक के ऊपर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, तो आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। इससे जो है लैंडस्लाइड कम हो जाएगी। आप रोड्स बना रहे हो, डैम्स बना रहे हो, इसको आप लोग कम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो एग्रीकल्चर आप एक्टिविटीज़ वहाँ पे अपना रहे हो, तो आप लोग दूसरी एग्रीकल्चर जो टेरेस फार्मिंग होती है वो अपना सकते हो। ठीक है, जो बाकी हम लोग लैंड एग्रीकल्चर करते हैं वो ऐसा सेम नहीं होता, टेरेस फार्मिंग की चीज़ें अलग होती हैं, तो आप टेरेस फार्मिंग को एंकरेज कर सकते हो। ठीक है, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड कम होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद आप एफोरेस्टेशन के ऊपर ध्यान दो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधे काटो मत। पेड़ पौधे लगाओगे, उससे क्या होगा, उससे जो रूट्स हैं पेड़ की वो क्या करेंगी, सॉइल को कैप्चर करके रखेंगे। इससे भी लैंडस्लाइड होने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हुए नजर आएंगे। तो ये है कंप्लीट आर्टिकल। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो यहाँ पर चर्चा कर रहा है इंडिया एजुकेशन इमरजेंसी के बारे में। देखो, कोविड-19 पैंडमिक की वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ा। जो यहाँ पे स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, ये सब बंद हैं। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो स्कूल बंद है, लगभग 503 दिन हो चुके हैं, एक साल से ज़्यादा बहुत हो चुका है, लगभग स्कूल बंद हैं। ब्राज़ील के अंदर वही सिचुएशन है, उरुग्वे के अंदर वही सिचुएशन है, वियतनाम के अंदर वही सिचुएशन है। तो इंडिया, ब्राज़ील, उरुग्वे और वियतनाम का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। आप देख पाओगे चारों कंट्रीज़ जो है यही चीज़ें फॉलो करती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर बहुत लंबे समय से स्कूल्स वगैरह बंद हैं। तो एक इंडेक्स क्रिएट किया गया है ऑक्सफोर्ड के द्वारा। यहाँ पे बताया गया है जो गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर दुनिया भर में और हमारी कंट्री के अंदर, वो ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बंद कर दिया गया है। ये एक सबसे बड़ा रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। स्कूल बंद हुए हुए लगभग 503 दिन हो चुके हैं। मार्च 5 2020 से शुरुआत हुई थी, आज जुलाई 20 है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आप कह सकते हो जुलाई 20 तक का डेटा ये दिया गया है। ठीक है, तो फिर तब तक आप कह सकते हो कि इतने दिन हो चुके हैं, एक साल से ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद यही सिचुएशन ब्राज़ील के अंदर है, यही सिचुएशन उरुग्वे के अंदर है, देन उसके बाद वियतनाम के अंदर है। ये बताया गया पैंडेमिक की वजह से जो ये चीज़ें हिट हुई हैं, इसकी वजह से एक को दिक्कत नहीं हुई है, बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट सभी कंट्रीज़ को, सभी सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा ये दिक्कतें क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। उसके बाद ब्राज़ील और वियतनाम के बारे में सिचुएशन बताई गई है, वहाँ पर भी स्कूल्स जो हैं या फिर कॉलेजेस हैं, इनको क्लोज़ किया गया था। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं स्कूलिंग स्ट्रेटजी को।
अब यहाँ पे जैसी सब चीज़ें बंद हुई हैं, स्कूल ने क्या चीज़ें अपनाई, स्कूल जो है फटाफट ऑनलाइन आ चुका है। यहाँ पे सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही थी, लोगों को बोला गया भाई फ़ोन ले लो, ठीक है। फ़ोन लेने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। अब यहाँ पर ग्रुप बनाने के बाद उसी के अंदर सारी चीज़ें सेंड करी जा रही हैं, वहीं पे एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा ही हो रहा है ना, एग्ज़ाम तो उसी पे ही हुए हैं कि सब कुछ भेज दिया और फिर उसके बाद क्या है कि घर पे जो बच्चे हैं वो लोग मतलब अपने खुद से ही यहाँ पे देख दाख के उन्होंने भी लिखा और उसके बाद उसकी फ़ोटो सेंड कर दी। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। और लगभग यहाँ पर ये जो सिनेरियो है ये पूरा का पूरा 90 कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगा जहाँ पर ये अफेक्शन देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो ये पैंडेमिक है इसकी वजह से इंडिया की सिचुएशन बताई, उसका दूसरी कंट्रीज़ की सिचुएशन बताई, बिल्कुल सेम चल रही है, वहाँ पर भी चीज़ों को क्लोज डाउन किया है। लेकिन इंडिया का पर्सनल एक्सपीरियंस की बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर रिचर सेक्शन के लोग भी हैं, मिडिल सेक्शन के लोग भी हैं, पुअर सेक्शन के लोग भी हैं। अब स्कूल्स क्या करें, स्कूल्स यहाँ पर ऑनलाइन पर आ गए। ऑनलाइन के लिए यहाँ पर ऑब्वियसली बात है इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, तभी यहाँ पर मान लो एक स्कूल के अंदर तीनों कैटेगरी के बच्चे हैं तो ये तो चीज़ों को आराम से अफोर्ड कर पाएगा, ये भी कहीं ना कहीं तो अफोर्ड कर ही पाएगा। लेकिन जो कोविड की वजह से हालत बुरी हो चुकी है तो कहीं ना कहीं इसको भी दिक्कत होगी। लेकिन पुअर वाला जो बच्चा है ये चीज़ों को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, तो जो दिक्कत है वो पुअर सेक्शन वाले पीपल को सबसे ज़्यादा देखने को मिली है, बच्चों को सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। इनफैक्ट यहाँ पर ये डिजिटली सारी चीज़ों को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि जो टीचर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको भी काफ़ी तेज़ी से बदलना पड़ा है। पहले वो लोग बोर्ड्स पे पढ़ा रहे थे, अब क्या है, अब यहाँ पर अचानक से देखो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ उनको लैपटॉप पे आ गए हैं, फ़ोन पे आ गए, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ें फॉलो होती हुई नज़र आ रही हैं। वही सारी चीज़ें हैं, वही सिंपल चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस आर्टिकल को हम लोग लगभग 40-50 बार तो डिस्कस कर चुके होंगे, मतलब पिछले साल से ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा चर्चा में, मतलब हर हफ्ते एजुकेशन को लेकर एक एडिटोरियल आ ही जाता है कि हाँ कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा है एजुकेशन के ऊपर। तो इसको लेकर एक कंप्लीट चेंज की ज़रूरत है। और कंप्लीट चेंज के अंदर कल भी हमने शायद एक आर्टिकल पढ़ा था, आपको याद होगा। कंप्लीट चेंज के अंदर ऑथर ने ये बोला था, देखो स्कूल्स को आप स्कूल्स को ओपन कर सकते हो, कुछ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करो और उसके बेसिस पर आप स्कूल्स को ओपन करो। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग रखो, बच्चों को आप मतलब लोगों को हायर कर सकते हो। फिर उसके बाद लोगों को हायर करने के बाद जो है बच्चों को अच्छे से प्रोटेक्शन दे सकते हो। अच्छे से ध्यान रखने के बाद, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के बाद, सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे स्कूल्स को ओपन किया जा सकता है। तो आप लोग एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स के ऊपर ध्यान दे सकते हो। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे चर्चा करता है, यहाँ पे जो ऑथर है इन्होंने बोला है जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर आज के टाइम पर मानसून सेशन चल रहा है, आपको मालूम होगा। और मानसून सेशन में बहुत सारे बिल्स भी पास हुए हैं। बोला ये गया पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इनफेक्टिव रहा है, मतलब अच्छा काम नहीं किया यहाँ पर मानसून सेशन ने। यहाँ पे आप देख पाओगे मॉनसून सेशन हो चुका है ख़त्म वेडनेसडे में, और ये एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है। अब ये डिसअपॉइंटमेंट क्यों रहा है, सबसे पहले बात आपको ये देखना है कि इस सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चला। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी किस चीज़ को लेकर, पेगासस स्पाईवेयर को लेकर और फार्मर्स बिल को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्टिंग जारी थी, लेकिन किसी चीज़ की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में डिस्कशन ही नहीं हुआ। कोविड-19 का रिस्पांस और स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा ही नहीं हुई इस पूरे मॉनसून सेशन में। उसके बाद जो चाइना का इंकर्जन देखने को मिला है लद्दाख वाले रीजन में, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है हमारी, ठीक है, फार्मर्स की दिक्कतें क्या हैं, पेगासस स्पाईवेयर क्या है, ये कुछ 4-5 इशू हैं जिनके ऊपर चर्चा ही नहीं हुई है, जो कि मेन इशू है कंट्री के अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू है। इनके ऊपर चर्चा ही नहीं कही गई मानसून सेशन के अंदर। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख पाओगे ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। इसकी वजह से ये पूरा का पूरा सेशन पूरा इनफेक्टिव देखने को मिला है। जो वर्किंग लेवल है वो काफ़ी कम देखने को मिला। गवर्नमेंट ने लगभग 20 से यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट बताया जा रहा है लगभग 20 बिल्स को पास किया है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये देखने को मिलेगी, जो 20 बिल्स पास करे गए हैं इसमें से जो मोस्टली बिल्स हैं वो विदाउट डिबेट पास किए गए हैं, मतलब बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना किसी बातचीत के यहाँ पर इनको पास कर दिया गया है। जो भी था वो जैसा तैसा था पास कर दिया। पहले क्या होता था, जो भी बिल पास होता था बहुत ज़्यादा डिबेट होती थी, बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी, हर पहलू रखे जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर बिल्स पास हुए हैं उनके रिगार्डिंग कोई भी डिबेट नहीं हुई है। इसकी वजह से भी यहाँ पर जो ये पार्लियामेंट सेशन है, जो मानसून सेशन है, वो कहीं ना कहीं इनफेक्टिव देखने को मिला है। अगर हम बात करें जो ये बिल्स हैं इसके अंदर फिर वापस से वही चीज़ बोली गई। देखो एक आधी बिल है, जैसे एक बिल आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा जो चर्चा करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल। इसी को यहाँ पे 10 मिनट तक डिस्कशन किया है। अदरवाइज यहाँ पे 15-15 मिनट में 3-3 बिल पास हुए हैं। आपको पता होगा मैंने रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, 20 मिनट में 3 बिल पास हो गए, 15 मिनट में 3 बिल पास हो गए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है, मतलब कोई डिबेट वगैरह हुआ नहीं है, फटाफट यहाँ पर जो भी बिल था, जो भी चीज़ें थी, फटाफट यहाँ पर पास करवा दिए गए हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल गई हैं। अब आपको ध्यान रखना है मानसून सेशन खत्म हो चुका है, तो अभी यहाँ पर 3-4 दिन रुक जाओ। जितने भी बिल्स थे लगभग ये 20 बिल्स की बात हो रही है,
मे बी यहाँ पर ये 23 बिल्स हैं अप्रॉक्स। तो यहाँ पर जितने भी बिल्स हैं उन सब का मैं एक वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो के अंदर मैं सारे बिल्स कवर करूंगा, क्या क्या चर्चा हुई है, ठीक है, क्या क्या यहाँ पे अमेंडमेंट करे गए हैं, तो एक वीडियो मैं बनाकर दे दूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों को, ठीक है, 3-4 दिन वेट करो, उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अब यहाँ पर जब ऑब्वियस ही बात है मानसून सेशन जो है एंड हो चुका है। अब यहाँ पर देखो और क्या चर्चा हो रही है कि ये जो बिल्स हैं, अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया इस बिल के रिगार्डिंग डिस्कशन वगैरह हुआ नहीं है, डिबेट वगैरह हुई नहीं है, और बहुत सारे बिल हैं जिनके रिगार्डिंग डिबेट हुई है, वो भी 10 मिनट रखा गया, 15 मिनट का सिचुएशन रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारे बिल हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, लंबी डिबेट होनी ज़रूरी थी, लेकिन ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली नहीं है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर ये जो मानसून सेशन है उसको इनइफेक्टिव बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोली गई। कुछ बिल्स के नाम दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में चर्चा हुई है, जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला हो गया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी हो गया। उसके बाद यहाँ पर और भी बिल्स है जिनके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में चर्चा हुई है, वो ओबीसी वाला हो गया जो रिसेंटली मैंने डिस्कस किया था। अभी जितने भी बिल्स के नाम आ रहे हैं ना, उन सब के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। जैसे शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, आज का जो डेली करंट अफेयर वाला वीडियो है उसके अंदर ही मैंने इनफैक्ट चर्चा करी है। उसके बाद जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी वाला जो बिल है इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो ओबीसी वाला बिल है इसको पास किया गया था, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ डिटेल में, ठीक है। इसके बारे में इनफैक्ट हम लोग 2 दिन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो मतलब सब कुछ एक एक वीडियो में कन्वर्ट करके एक वीडियो में मैं कंबाइन करके भी दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एक बिल ये था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस ऑल बैंक। तो यहाँ पर ये जो बिल था इसको भी पास किया गया है, जो एक तरीके से आप कह सकते हो इसमें क्या था, हमने देखा था कि कोई बैंक है वहाँ पर किसी व्यक्ति का पैसा डूब चुका है, तो पहले उसको 1 लाख मिलता था लेकिन अब उसको 5 लाख मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बदलाव किया गया था इस बिल के अंदर। उसके बाद और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल को पास किया गया है। तो कुछ बिल्स हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है, लेकिन कुछ बिल्स हैं जिनके ऊपर ज़रूरत ही थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कशन होने की, लेकिन उन पर वो डिस्कशन देखने को नहीं मिलेगा। इसकी वजह से यहाँ पे बोला गया है पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन है वो कहीं ना कहीं इनफेक्टिव नज़र आया है, ठीक है। और अभी आने वाले टाइम पर जो पार्लियामेंट है वो अपनी 70वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा अगले साल, और जैसे यहाँ पर 70वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी जाएगी और जो ये पार्लियामेंट के जो भी चीज़ें वो सब शिफ्ट हो जाएंगे नए वाले पार्लियामेंट में। आपको मालूम होगा एक नया पार्लियामेंट भी बन रहा है बराबर में, तो वहाँ पर सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी। ये चीज़ें भी मैंशन करी गई हैं यहाँ पर ऑथर के द्वारा। तो जब ये सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी दूसरी जगह पर, तो आपको एक तरीके से बहुत सारी करेक्शन लेकर चलना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें जो भी आप कह सकते हो फ्लॉज हैं उनको कवर करके चलना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे ऑथर का स्टेटमेंट है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ना। उसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। हमने सारे आर्टिकल्स एडिटोरियल्स को कवर कर लिया, डिटेल में नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, प्लस जो यहाँ पर आप कह सकते हो कि चैनल पर इस PDF में तो मिल ही जाएंगे, प्लस जो टेलीग्राम चैनल है दीपक यादव एजुकेशन नोट्स वाला, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी सारे नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।